नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 5। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। सेबी ने एनपीए वाली कंपनियों के लिए नियम आसान कर दिए हैं। बोर्ड बैठक के बाद सेबी चेयरमैन अजय त्यागी ने कहा कि अब एनपीए वाली कंपनियों को ओपन ऑफर नहीं लाना पड़ेगा। अजय त्यागी ने कहा कि एनपीएस की बिक्री पर बैंकों पर कुछ टेक ओवर नियम लागू नहीं होंगे। इसके अलावा सेबी ने एफपीआईज के पी नोट्स नियमों को भी कड़ा कर दिया है। सेबी ने एफपीआई द्वारा पी नोट्स के निवेश पर फीस लगाने का फैसला किया। सेबी ने एफपीआईज के फिट एंड प्रॉपर नियमों में भी ढील दी है और इसके अलावा शेयर मार्केट के डेवलपमेंट पर भी सेबी कंसल्टेशन पेपर जारी करेगा। So on the first one, the idea is to tighten the P notes because just to make sure that Indians and NRIs actually don't use that route for investing in India through that route. So that is being tightened. The idea is not to stop it altogether because we do understand the use of P notes. The entities which want to test the waters and don't want to get registered in India, they should be allowed a framework to test. So idea is not at all to ban it, but to tighten it, and we understand that it should not be banned altogether. मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश यहाँ पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। ब्रजेश, अगर एनपीए की बात की जाए तो सरकार बेहद सख्त है यहाँ पर, और अब सेबी ने भी यहाँ साफ कर दिया है कि जो जितने भी स्ट्रेस्ड एसेट्स की प्राइसिंग है उनका डिसीजन आरबीआई यहाँ पर लेगी। क्या लगता है आपको, कितनी मदद मिलेगी यहाँ एनपीए की प्रॉब्लम को सॉर्ट करने में? बिल्कुल, एनपीए एक बहुत बड़ी समस्या बन रहा है धीरे धीरे इकोनॉमी के लिए, और इस पर सारे रेगुलेटर्स और सरकार एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और उसी दिशा में सेबी ने ये फैसला लिया है कि जो असेट्स रिस्ट्रक्चरिंग में फंसी हुई हैं उनके लिए जो ओपन ऑफर लाने की कंडीशन है, यानी अगर ऐसी रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कोई एसेट जाती है और वहाँ पर जो नया इन्वेस्टर आता है तो उसके लिए ओपन ऑफर लाने की कंडीशन नहीं होगी, उसको ओपन ऑफर नहीं लाना होगा। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो नया इन्वेस्टर आता है वो कंपनी को चलाने पर फोकस करेगा। अगर उसको ओपन ऑफर लाने को कहा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसको और पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा, और ऐसी हालत में वो कंपनी को बेहतर तरीके से नहीं चला पाएगा। लेकिन इसके साथ दो शर्तें और रखी गई हैं कि जो नया इन्वेस्टर आएगा कंपनी में उसके लिए 3 साल का लॉक इन पीरियड होगा, और जिस कंपनी में जो कंपनी होगी उसको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। इसके अलावा जो केसेस एनसीएलटी से पास होते हैं उनके लिए भी ओपन ऑफर लाने की शर्तों में रियायत दी गई है। इसके अलावा दूसरे जो फैसले और हैं उसमें से एक एफपीआई के रेगुलेशन का मामला था। तो अब सेबी ये कर रही है कि जिन देशों के साथ भारत के डिप्लोमेटिक टाइज हैं उन देशों से भी जो आने वाले फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए नियमों को आसान बनाया जाएगा। लेकिन जो पी नोट्स हैं उनके लिए सख्ती दिखाई गई है। सेबी ये नहीं चाहता कि पी नोट का गलत कोई फ़ायदा उठाए, तो उसलिए ये कहा गया कि जो भी पर पी नोट सब्सक्राइबर जो है सेबी $1000 की फीस लगाएगी ऐसे लोगों के लिए। हालांकि सेबी का मकसद ये है कि लोग इसका गलत इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन अगर हेजिंग के पर्पज से इसका इस्तेमाल किया जाता है तो उस पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। ठीक है ब्रजेश, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ अमित टंडन जुड़ गए हैं, एमडी है IIAS प्रॉक्सी एडवाइजरी सर्विसेज के, साथ ही साथ RS लूना साहब है, फॉर्मर ED हैं सेबी के, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। लूना साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आप यहाँ पर एनपीए की प्रॉब्लम कितनी सॉल्व होते हुए देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि पी नोट्स पर जो सेबी ने यहाँ पर फैसला लिया है, रुख यहाँ पर पहले भी सख्त रहा है सेबी का पी नोट्स पर, लेकिन क्या आप मानते हैं कि ये सही दिशा में सही कदम है? देखिए, आपकी जो पहला क्वेश्चन है एनपीए का जो इशू है उसमें मेरे ख्याल में ये एक अच्छा डिसीजन है। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पहले भी, फॉर इंस्टेंस, जब 2 साल पहले रिजर्व बैंक ने स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम लाई जिसके तहत लैंडर्स कुड कन्वर्ट द लोन इनटू इक्विटी, तो उसमें उन्होंने टेक ओवर रेगुलेशन वगैरह से एक्सम्पशन दे प्रोवाइड किया। तो सिमिलरली अभी जब वो कह रहे हैं कि इन केस ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनमें अगर पैसा चाहिए, यू नीड सम न्यू इन्वेस्टर टू ब्रिंग इन मनी, तो उसके लिए उसको एग्जम्पशन दी जाए ताकि वो ओपन ऑफर करना ना पड़े। तो मेरे ख्याल में ये जो पहले भी प्रोविजंस हैं जिसमें DFR में अगर
कोई आदमी आता है पैसा लगाता है, टीडीएस स्कीम के तहत आता है पैसा लगाता है, या स्कीम ऑफ अरेंजमेंट हाई कोर्ट से अप्रूव होती है उसके तहत पैसा लगाता है, तो उन सब केसेस में ये एग्जम्पशन अवेलेबल थी। तो ये एक उसी डायरेक्शन में डिसीजन है कि जहाँ भी अथॉरिटी ने ये इस किस्म की अप्रूवल दी है, यहाँ के अभी बैंकर जो हैं वो सोचते हैं कि डिस्ट्रेस्ड एसेट्स हैं और कोई नया इन्वेस्टर आना चाहिए, तो उसमें ये अप्रूवल दी जाए। पहले की ये जब बैंक्स वाला इश्यू जो है ये जनरल एग्जम्पशन में नहीं था, लेकिन फिर भी सेबी के पास केसेस जाते थे कि टेक ओवर पैनल के तहत उनको अप्रूवल लिया जाए, और वेरी वेरी फ्यू केसेस में सेबी ने वो अप्रूवल दी भी है, लेकिन जनरली स्पीकिंग नहीं दी है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये एक अच्छी डायरेक्शन में डिसीजन है। जहाँ तक पी नोट का सवाल है, वो मेरे ख्याल से जो सेबी का इंटेंशन है वो ये है कि भाई जो ओडीआई है उसका इस्तेमाल कम हो, और जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एज ए एफपीआई आना चाहिए जो इन्वेस्टर बाहर का है, तो वो बेहतर है मार्केट के लिए, ताकि पैसा जो है रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट के थ्रू ही आना चाहिए, ना कि पार्टिसिपेटरी नोट से। तो इसलिए वो चाहे इसको बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक तरह का रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये कोई बुरी बात नहीं है। फ्रॉम रेगुलेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू दे वांट टू इंश्योर कि भाई गलत पैसा मार्केट में ना आए। ठीक है, ब्रजेश, अमित हमारे साथ हैं, आप अमित से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? बिल्कुल, अमित जी से मेरा सवाल ये होगा, सेबी ने एक बात और कही है आज के इस पर आज के बोर्ड मीटिंग में कि जो इक्विटी के एफ&ओ हैं इनके लिए एक डिस्कशन पेपर लाया जाएगा और इसमें सूटेबिलिटी देखी जाएगी कि ये जो डेरिवेटिव हैं इक्विटी के ये किस तरह के निवेशकों के लिए सूटेबल हैं। तो क्या कहीं सेबी को इस बात की चिंता है कि लॉन्ग टर्म का मार्केट में पैसा कम आ रहा है और शायद ये एक स्पेकुलेटिव मनी बहुत ज़्यादा आ रही है? क्या ये एक इंटेंट हो सकता है? कहीं ना कहीं सेबी को शायद इसका कंसर्न है। मेरा ख्याल है दो चीज़ों पे उनको कंसर्न रहेगी, जैसा आपने कहा, एक तो कि स्पेकुलेटिव पैसा ज़्यादा आ रहा है, दूसरा ये है कि जो लोग इस डेरिवेटिव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको क्या समझ है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसका अपसाइड क्या है और इसका डाउनसाइड क्या है। जब मार्केट बुल मार्केट रन में होता है तब तो ठीक रहता है, जैसे ही मार्केट गिरने लगता है तो इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत हो सकता है और लोगों को काफ़ी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो सेबी एक तरह से ये भी कर रहा है, लोगों से कह रहा है कि भाई आप थोड़ा, अगर आपके पास कुछ इस आप फाइनेंशियली सोफिस्टिकेटेड है, आप फाइनेंशियली लिटरेट है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तभी इस ऐसे प्रोडक्ट्स में आपको निवेश करना चाहिए। अगर आप देखें तो यही जो था, सेबी ने रेटिंग एजेंसीज पे भी पहले कहा था कि जब वो किसी इंस्ट्रूमेंट को रेट करती हैं उनको ये कहना चाहिए कि ये क्या सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये किस तरह के इन्वेस्टर को इसमें पैसा लगाना चाहिए। कि अगर जैसे आप इंटरेस्ट में और रिटर्न में स्ट्रेट फॉरवर्ड को रिलेशन है, अगर वो कोई कॉम्प्लिकेटेड है, अगर एक का रिटर्न किसी दूसरे एसेट क्लास में निर्भर करता है, तो मुझे ये लगता है कि जो उन्होंने रेटिंग एजेंसीज और डेट में किया था वही वो इस समय इक्विटी मार्केट में और खासतौर से डेरिवेटिव्स की तरफ करना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लूना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रजेश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस। और आगे बढ़ लेते हैं, कुछ और अहम खबरें हमारे पास हैं। केंद्र सरकार ने बंद हो चुके पुराने 500 और 1000 रुपए के नोटों को आरबीआई में जमा कराने के लिए बैंकों और पोस्ट ऑफिस को छूट दे दी है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी हुए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस और नेशनलाइज्ड बैंक अपने पास रखे पुराने नोटों को 20 जुलाई तक रिजर्व बैंक में जमा करा सकते हैं। सीडीएसएल के इशू ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सीडीएसएल का इशू सबसे ज्यादा सब्सक्राइब होने वाला इशू बन गया है और अब तक इशू 168 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। कंपनी ने इशू का प्राइस बैंड 145 से 149 रुपए प्रति शेयर तय किया। इशू के जरिए कंपनी की 1045 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें फ्रेश इशू के जरिए कंपनी 524 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी के एक लॉट में 100 शेयर होंगे। फिलहाल कंपनी में बीएसई की 50.05% हिस्सेदारी है। आईपीओ आने के बाद कंपनी में बीएसई की हिस्सेदारी घटकर 24% रह जाएगी।
और कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते आज भारतीय बाजारों की कमजोर शुरुआत हुई। हालांकि निफ्टी 9600 के स्तर को होल्ड करने में कामयाब रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर भी यहां दबाव देखने को मिला। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स और निफ्टी यहां गिरावट के साथ बंद हुए। एफएमसीजी, शुगर, एविएशन और इंफ्रा शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली और मेटल, तेल, गैस शेयरों में बिकवाली रही। मेरा पर्टिकुलर प्रेफरेंस है फॉर लार्ज लिक्विड कंपनीज दैट आर लोकेटेड इन मेट्रो एरियाज। अगर आप वो देखें दोस कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल राइट नाउ और मेरे हिसाब से ये भावों से भी काफ़ी बढ़ सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 2-3 years। सो आई वुड सजेस्ट यू रिमेन इन्वेस्टेड इन दोज रियल एस्टेट कंपनीज, लार्ज लिक्विड कंपनीज जो सब जानते हैं, दोज कंपनीज आई प्रेफर। कंजम्पशन थीम, आई थिंक नेक्स्ट 1 or 2 quarters there will be some trouble because of GST। आई थिंक सेल्स कौन सी क्वार्टर में रिकग्नाइज होंगे, शायद once July 1 comes, sales might dip। So I think we have to give 3 to 6 months before they start booming again। But ये consumption can be played through various ways। Real estate, residential apartments is also real estate, is a consumption theme। So I would say consumption, yes, still bullish on, जो मुझे लगता है, लेकिन 3 to 6 महीने थोड़ी volatility रहेगी for these stocks। ठीक है। नोएडा अथॉरिटी में ग्रैंड ओमेक्स प्रोजेक्ट के होम बायर्स की नोएडा अथॉरिटी में एक बैठक हुई और बिल्डर की मनमानियों का दौर आज नोएडा अथॉरिटी में देखने को मिला। 3 घंटे इंतजार करने के बाद भी बिल्डर ने अथॉरिटी में आना ठीक नहीं समझा। हालांकि बिल्डर को 2 महीने पहले ही मीटिंग के बारे में बताया गया और खुद आने की बजाय ओमेक्स ने अपने मैनेजर को भेजा। बायर्स ने ओमेक्स पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिल्डर का होम बायर्स पर 12 करोड़ रुपए बकाया है जो होम बायर्स को नहीं दिया जा रहा है। 200 करोड़ रुपए बिल्डर अथॉरिटी को नहीं दिया है, जिसकी वजह से हम लोगों की रजिस्ट्री नहीं हुई है 300 लोगों की। अपार्टमेंट एक्ट में लिखते हैं कि जैसे ही आप लोगों को रहने की जगह दें तो आपको RWA को हैंडओवर देना होता है। हम लोगों ने इनसे बहुत बोला, इन्होंने कभी हैंडओवर नहीं दिया, तो हमें हाई कोर्ट पर जाकर हैंडओवर लेना पड़ा। हाई कोर्ट में जाके अपनी एसोसिएशन रजिस्टर करनी पड़ी। उसके बावजूद आज भी बिल्डर हमें तंग कर रहा है। हमारा 12 करोड़ रुपया हमसे 5 साल पहले ले चुके हैं, 12 करोड़ रुपये। मेरे साथ गौरव खोसला ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। बिल्डर की मनमानी एक बार फिर गौरव यहां देखने को मिली और जो बायर है वो कितना परेशान है वो हमने यहां पर एक बायर से सुन भी लिया। करीब 12 करोड़ रुपए उनके पास है। 200 करोड़ रुपए बिल्डर को अभी भी अथॉरिटी को देने हैं, जिसकी वजह से रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह से अथॉरिटी में एक बैठक फिक्स की गई थी, बाकायदा इसका न्यूज़पेपर में ऐड भी दिया गया था कि आज बैठक है होम बायर्स की नोएडा अथॉरिटी में। ओमेक्स बिल्डर आज आएगा और उसके जितने भी इश्यूज़ हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। लेकिन देखिए सबसे बड़ा इशू है कि 3 घंटे इंतजार करने के बाद भी बिल्डर ने यहाँ पर आना ठीक नहीं समझा और अथॉरिटी के अधिकारियों ने यहाँ पर उनको फ़ोन पर भी बुलाया, लेकिन उसके बावजूद बिल्डर ने अपना मैनेजर भेजा और उन्हीं से चर्चा करने की बात की। देखिए सबसे बड़ा इशू यहाँ पर यह था कि बायर्स ने आरोप लगाते हुए ये कहा है कि 12 करोड़ रुपये जो मेंटेनेंस के दिए गए वो अभी तक जो बिल्डर है वो हमें वापस नहीं करा, जबकि वो पेमेंट एडवांस में ले चुके हैं। इसके अलावा जो बेसमेंट में कई जो फ्लैट्स बनाए गए थे वो इलीगल तरीके से बनाए गए, उसका भी पेमेंट लिया गया, लेकिन अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई। ओमेक्स ने जो ग्रैंड ओमेक्स प्रोजेक्ट है उसमें 200 करोड़ रुपया अथॉरिटी को देना है, जिसकी वजह से अभी बिल्डर ने उसको पैसा नहीं दिया है और जिसकी वजह से होम बायर्स की जो रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। इसके अलावा ये भी आरोप लगाया गया कि जो बिल्डिंग की जो इंश्योरेंस है वो भी नहीं की गई। AMC को लेकर इशू है और सबसे बड़ी बात है कि एक ग्रीन एरिया है वहाँ पे ओमेक्स प्रोजेक्ट में, जो बार बार वहाँ पे बिल्डर जो है वो बनाना चाहता है, 2 टावर खड़े करना चाहता है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्टे की वजह से उसको बार बार उसका उल्लंघन भी किया जा रहा है और बायर्स कड़ी आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कई बार उसको ग्रीन एरिया को टावर बनाने की बात, यानी कि एक बार फिर बिल्डर की मनमानी और बायर यहां पर परेशान। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम अपडेट के लिए। नोएडा अथॉरिटी में ही सिक्का ग्रुप के कामना ग्रीन्स प्रोजेक्ट के होम बायर्स की भी एक मीटिंग हुई। बायर्स ने बिल्डर पर आरोप लगाया कि 90 से 95% पेमेंट देने के बावजूद बिल्डर फ्लैट्स का पोजीशन नहीं दे रहा है। 2011 में सिक्का ग्रुप ने नोएडा के सेक्टर 143 में कामना ग्रीन्स प्रोजेक्ट शुरू किया और 2014 में ये पोजीशन देने का वादा किया था। 6 साल बीत जाने के बाद भी बिल्डर ने होम बायर्स को पोजीशन नहीं दिया और ऊपर से बिल्डर ने सभी
होम बायर्स को ईमेल भेजकर जीएसटी लगने से पहले बाकी रकम देने का ऑर्डर जारी कर दिया। ग्राहकों का आरोप है कि अगर पोजेशन ही नहीं मिला तो सर्विस टैक्स क्यों दे। होम बायर्स ने यह भी कहा कि बिल्डर सिर्फ तारीख दे रहा है और प्रोजेक्ट में सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा है। 90 से 95% पेमेंट ले चुके हैं हमसे और साइट पे काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है, मतलब अभी शायद 50% काम भी नहीं हुआ है। दूसरा, हर बार जब हम इनसे मिलते हैं, प्रोजेक्ट डिलीवर होना था 2015 में, अभी 2 साल ऊपर हो गए हैं, 2 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं इनफैक्ट ऊपर, और अभी भी हर बार जब हम सिक्का साहब को मिलते हैं तो वो उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ हमें 3 महीने आगे की डेट दे देते हैं। जीएसटी के लागू होने से सिक्का ने हमें मेल्स की हैं और फ़ोन कॉल्स किए हैं कि बचे हुए पैसे पेमेंट कर दें ताकि हमें कम सर्विस टैक्स देना पड़े। बिल्डर ये कह रहा है कि अभी 3% टैक्स देना पड़ रहा है आपको, जीएसटी के बाद 12% टैक्स देना पड़ेगा आपको, तो इसलिए आप अभी पेमेंट कर दें बची हुई सारी की सारी, ताकि आपको टैक्स ज़्यादा ना देना पड़े। अगर आप विदेश घूमने या फिर वहां बसने का प्लान कर रहे हैं तो एक खबर आपके लिए है। न्यूयॉर्क, लंदन और दुबई जैसे शहरों के मुकाबले दिल्ली और मुंबई जैसे शहर कहीं ज़्यादा सस्ते हैं। यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग विकसित देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। खाना पीना हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन, कपड़े खरीदने की शॉपिंग करना चाहते हो, ज़्यादातर मामलों में दिल्ली और मुंबई न्यूयॉर्क या लंदन से सस्ते हैं। आप देश में महंगाई बढ़ने की खबरें तो सुनते रहते होंगे। आमतौर पर विकसित देशों के मुकाबले भारत जैसे विकासशील देशों में महंगाई थोड़ी ज्यादा रहती है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ज्यादा महंगाई के बावजूद भारत जैसे विकासशील देशों में विकसित देशों के मुकाबले कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी कम है। अगर आप भी विदेश घूमने या वहां बसने का मन बना रहे हैं तो जरा इन आंकड़ों पर गौर कर लीजिए। एक सर्वे के मुताबिक भारत कई विकसित देशों के मुकाबले काफी सस्ता है। खाने की बात करें तो अमेरिका में ब्रेड की कीमत भारत के मुकाबले 7 गुना ज्यादा है। न्यूयॉर्क, लंदन, शंघाई और दुबई में 500 ग्राम ब्रेड की कीमत दिल्ली, मुंबई के मुकाबले कहीं ज्यादा है। दूध के मामले में भी दिल्ली, मुंबई विदेशों से कहीं सस्ते हैं। 12 अंडों की कीमत भी अमेरिका में भारत के मुकाबले करीब 4 गुना है। 1 किलो आलू भी भारत में कहीं ज्यादा सस्ता है। चावल की कीमतों में भी दिल्ली और न्यूयॉर्क के बीच काफी अंतर है। ये तो रही खाने की बात। ट्रांसपोर्टेशन के मामले में भी भारत विकसित देशों से कहीं ज्यादा सस्ता है। न्यूयॉर्क में मंथली ट्रांसपोर्ट पास 7,459 रुपए का बनता है, जबकि मुंबई में ये सिर्फ 500 रुपए में ही बन जाता है। टैक्सी के जरिए 1 किलोमीटर तक के सफर के लिए लंदन में 331 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि दिल्ली में इसका खर्च सिर्फ 10 रुपए है। मोबाइल टैरिफ के मामले में भी भारत काफी सस्ता है। भारत में 1 मिनट के लोकल प्रीपेड टैरिफ करीब 90 पैसे है, जबकि ब्राजील में ये सबसे ज्यादा 30 रुपए तक है। 10 MBPS का अनलिमिटेड इंटरनेट प्लान दिल्ली में करीब 1300 रुपए में मिल जाएगा, जबकि यही प्लान दुबई में 5,635 रुपए का पड़ेगा। इतना ही नहीं, भारत में बाहर खाना खाना और कपड़ों की शॉपिंग भी काफी सस्ती है। लंदन में मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देखने के लिए प्रति सीट 993 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि चेन्नई में सिर्फ 150 रुपए में आप सिनेमा का मजा ले सकते हैं और दिल्ली में इसके लिए 300 रुपए लगते हैं। लंदन में बजट रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए करीब 1200 रुपए लगते हैं, जबकि दिल्ली, मुंबई में आप करीब 250 रुपए में खाना खा सकते हैं। करोड़ों की बात करें तो एक ब्रांडेड जीन्स दिल्ली में आपको करीब 2,500 रुपए में मिलती है, लेकिन लंदन में इसी के लिए आपको 5,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, लंदन में सबअर्बन अपार्टमेंट की प्रति स्क्वायर मीटर कीमत 6,04,000 रुपए है, जबकि दिल्ली में ये करीब 72,000 रुपए है। जानकारों के मुताबिक भारत जैसे देशों की करेंसी अमेरिका, यूके और यूरोपीय देशों के मुकाबले कमजोर होती है। यहाँ इनकम का स्तर और सैलरी भी कम है, इसीलिए यहाँ प्रोडक्शन की लागत कम आती है, इसीलिए यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 इस साल अगस्त में लॉन्च हो सकता है। पिछले साल गैलेक्सी नोट 7 की बैटरी में खामियों के चलते सैमसंग को काफी बदनामी झेलनी पड़ी थी और कंपनी को करीब 1 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान भी हुआ था। गैलेक्सी नोट 8 आईफोन 8 को कड़ी टक्कर दे सकता है। गैलेक्सी नोट 8 में ड्यूअल कैमरा और कर्व्ड डिस्प्ले होने की भी उम्मीद है। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पूरी दुनिया योग दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां प्रधानमंत्री ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ योग किया।
लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क में पीएम मोदी के साथ करीब 50,000 लोगों ने योग किया। पीएम मोदी के साथ यूपी के राज्यपाल राम नाईक, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी योग शिविर में मौजूद थे। पीएम मोदी ने जहां सफेद ट्राउजर और सफेद टी शर्ट पहना था, वहीं योगी आदित्यनाथ अपने पारंपरिक कपड़ों में ही थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने लोगों से योग को जीवन का अहम हिस्सा बनाने की अपील की। पीएम ने कहा कि योग ने विश्व को भारत से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। योग दिमाग, शरीर और आत्मा को एक साथ जोड़ता है और ये प्रक्रिया आज भारत को भी विश्व से जोड़ रही है। शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। विश्व के अनेक देश जो न हमारी भाषा जानते हैं, न हमारी परंपरा जानते हैं, न हमारी संस्कृति से परिचित है, लेकिन योग के कारण आज पूरा विश्व भारत के साथ जुड़ने लगा है। जैसा जीवन में नमक का स्थान है, वैसा ही योग का स्थान भी हम बना सकते हैं। योग कार्यक्रम के दौरान बारिश भी शुरू हो गई, लेकिन बारिश के खलल के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ समेत 50,000 लोगों ने करीब 25 मिनट तक योग का अभ्यास किया। योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर योग का बखान करते हुए कहा कि योग जीवन की एक कला है। योग भारत की प्राचीन विधा है, हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा का प्रसाद है। वेदों सहित सभी प्राचीन ग्रंथों ने योग के महत्व को स्वीकारा है और अगर कहा जाए तो योग जीवन की एक कला है। कपालभाति प्राणायाम का प्रयोग कर वजन को आसानी से घटाया जा सकता है। सर्वांगासन पूरे शरीर को प्रभावित करता है। शरीर के सभी रोग दूर होकर शरीर में स्वर्ग की अनुभूति होती है। और अब देखिए, योग दिवस पर योग करने में बॉलीवुड के सेलेब्स भी पीछे नहीं रहे। बॉलीवुड सेलेब्स अपने आप को फिट रखने के लिए योग का सहारा लेते हैं। फिर चाहे शिल्पा हो, बिपाशा हो, आलिया हो या फिर सोनाक्षी, हर किसी के डेली रूटीन का हिस्सा बन चुका है योग। देखिए रिपोर्ट। इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जा रहा है। योग बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की लाइफ में काफी इम्पोर्टेंस रखता है। मलाइका अरोड़ा से लेकर करीना, शिल्पा, आलिया तक सभी एक्ट्रेसेस जिम के साथ साथ डेली रूटीन में योग को भी इम्पोर्टेंस देती हैं। करीना कपूर तैमूर के बर्थ के बाद योग के सहारे ही अपना वजन कम कर रही है। उन्हें अक्सर जिम और योग क्लासेस के बाहर स्पॉट किया जाता है। तो वहीं इससे पहले जब उन्होंने 0 साइज फिगर का टशन दिखाया था, तब भी करीना ने योग का ही सहारा लिया था। आलिया भट्ट बॉलीवुड की लेटेस्ट सेंसेशन है। आलिया अपनी फिटनेस को लेकर काफी ज्यादा ध्यान रखती हैं और रोज योग करती हैं। शिल्पा शेट्टी योग को अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खास मानती हैं। शिल्पा योग गुरु बाबा रामदेव के साथ न सिर्फ योग में स्टेज शेयर कर चुकी है, बल्कि मार्केट में उनकी कई योगा सीरीज भी अवेलेबल हैं। सोनाक्षी सिन्हा भी उन एक्ट्रेसेस में हैं जिन्होंने अपने डेब्यू से पहले काफी वेट लूज किया था। ऐसे में व्हाट्स बेटर देन योगा। तो वहीं लारा दत्ता योग को लेकर कई सीरीज भी लॉन्च कर चुकी है। लारा ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान भी योग को अपनाया था। योग से जुड़े उनके कई वीडियोस इंटरनेट पर अवेलेबल है। बिपाशा बसु फिटनेस फ्रीक एक्ट्रेसेस में गिनी जाती है। वो अपनी फिटनेस का खास ख्याल रखती है। इसके लिए वो रोजाना न सिर्फ जिम जाती है, बल्कि योग भी करती है। तो वहीं जैकलीन भी योग की फैन है। वहीं आपको बता दें कि कृति सेनन भी योग की इम्पोर्टेंस को अच्छे से जानती है। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लिए ही नहीं, बल्कि एक्टर्स के लिए भी योग फिट रहने के लिए एक परफेक्ट चॉइस है। तो देखा आपने कि कैसे आपके फेवरेट सेलेब्स योग के महत्व को न सिर्फ समझते हैं, बल्कि उसे अपनाते भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ब्रेक के बाद कमोडिटी अपडेट मृत्युंजय के साथ।